हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य का सरल इतिहास देख रहे हैं, जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है। यह एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। अभी से पहले इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया जा चुका था, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है उसकी क्या विशेषता है, किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पहले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दे, और साथ में अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं वह हम लोग आदिकाल को आज हम लोग डीपली देखेंगे। आदिकाल को आज हम लोग डीपली देखेंगे, जिसमें सामाजिक स्थिति के बारे में आप समझेंगे, सिद्ध कवि के बारे में जानेंगे, नाथ कवि के बारे में जानेंगे, जैन मतावलंबी कवि के बारे में भी हम लोग देखेंगे, वीर गाथा काव्य क्या है उसके बारे में भी डिटेल से देखेंगे, वीर गाथा काल के अन्य कवि और सम्मान विशेषताएं को भी हम लोग इसमें आज देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहो, और चैनल पे बने रहने के साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। और अगर आपको किसी तरह की कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उसका जवाब आप लोगों को अवश्य दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो सेशन हम लोग देखने वाले हैं वह आदिकाल से, जो इस बुक का अध्याय फर्स्ट है। जी हाँ, यह अध्याय फर्स्ट है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे आदिकाल। यहाँ पे जो समय अवधि इसका दिया है वह 1000 से 1400 दिया है। ध्यान रखेंगे, यह विश्वनाथ त्रिपाठी जी के पुस्तक में बताया गया है कि इसका जो समय अवधि रहा वह 1000 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, और यह 1400 ईस्वी तक चला है। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले सामाजिक स्थिति, क्या समाज में इसकी स्थिति इस समय थी। तो आइए देखते हैं। कहता है कि आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। युद्ध या बाहरी मामलों का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता था। भूमि और नारी के हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के समान विषय है। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती है। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती है। अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दे तो कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव था। इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी, और साथ ही साथ अपभ्रंश के केचुल को छोड़ते हुए हिंदी भी अपना रूप धारण कर रही थी। तो आइए यहां तक के पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो कहता है कि समाज में इस समय की स्थिति यह थी कि हर्षवर्धन के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, किसी ने भी केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। यहां तक कि जो युद्ध चल रहा था उसमें बाहरी जो हमला हो रहा था उस पे प्रभाव जनता पर कुछ नहीं पड़ रहा था। बाहरी प्रभाव कहने का मतलब, अगर मान लीजिए भारत में लड़ाई हो रहा है या किसी भी अन्य देश में लड़ाई हो रहा है तो उसका भारत में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। साथ ही उस समय जो भूमि और नारी का जो हरण था वह राजाओं पर लिखे गए जो काव्य है उसमें समान विशेषता होती थी, और उसमें जो नारी की है और वंश, नारी और वंश, और साथ ही खून यानी रक्त का जो संबंध था उसमें भूमिका उसका जो निर्णायक था, उन लोगों के बीच में उस्ता में उनकी निर्णायक भूमिका थी। और साथ ही साथ उस समय की बात करें तो उस समय में जो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश है, ये तीनों की रचनाएं हो रही थी। और साथ ही साथ यह जो क्या था, अपभ्रंश था, वो अपना केचुल छोड़ रही थी, अपना रूप छोड़ रही थी, और वह धीरे धीरे हिंदी की ओर क्या हो रही थी, अग्रसर हो रही थी। तो यह हमने देखा सामाजिक स्थिति में क्या सामाजिक स्थिति रहा। तो चलिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है कि इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित नहीं थे। जिस तरह से आज आवागमन के साधन है, ट्रक, मोटरसाइकिल, बाइक, 4 व्हीलर, जो भी चीज है, यह इस समय जो है वह उस समय ऐसा साधन नहीं थी। इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। इसलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। ध्यान रखेंगे, जो आदिकाल है हिंदी साहित्य का अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। ध्यान रखेंगे, आदिकाल को यह कहा गया। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधि काल है। ध्यान रखेंगे, यह संधि काल के रूप में भी जाना जाता है। पहले वीडियो में हमने आपको समझा भी रखा है। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थी। सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया था। ध्यान रखेंगे, इन्हीं काल में सिद्ध, जैन और नाथ हुए। इनकी साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव
धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, ध्यान रखेंगे आप लोग, इस्लाम जो धर्म है वह आदि काल में ही प्रवेश ले चुका था, और यहाँ तक कि इसमें जो जैन वाले थे उसका भी इनमें प्रभाव आ जाता है। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में दिखलाई पड़ती है। ध्यान रखेंगे अंतिम चरण में जो अमीर खुसरो हैं जो इस्लाम धर्म के, तो उनमें दिखाई पड़ता है। संदेश रासक, देखिए यहाँ से संदेश रासक के रचयिता अहमरम यानी अब्दुर्रहमान यहाँ पे दिया है, तो ध्यान रखेंगे इनका पूरा नाम है अब्दुर्रहमान। ध्यान रखेंगे अब्दुर्रहमान अपने नाम से इस्लाम के धर्मावलंबी ज्ञात होता है, किंतु उनकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव कोई बराबर नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे ये सब पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। यानी इस्लाम धर्म का जो प्रवेश हो जाता है इसी समय से हो जाता है आदिकाल में ही, और उसमें जो संदेश रासक है उसके रचयिता कौन है, तो अब्दुर्रहमान। आप यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। तो इस पर अब्दुर्रहमान अपने नाम से इस्लाम के धर्मावलंबी ज्ञात होते हैं, लेकिन इनकी जो रचना है वह कोई खास इस्लाम पर प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे कोई इस्लाम पर प्रभाव ऐसा नहीं पड़ता है। ध्यान रखेंगे यहाँ से यह बात को। अब हम लोग आइए देखते हैं सिद्ध कवि को। चलिए सिद्ध कवि में कहा है कि बौद्ध धर्म में कालांतरण में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। वज्रयान इसी प्रकार की साधना थी। महापंडित राहुल संकृतायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था। यानी यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म में जो था उस समय वज्रयान और जो महायान था वह अंतिम चरण पर पहुंच गया था टूट करके। शुरू में ये लोग नहीं थे वज्रयान और हीनयान, कैसे डिवाइड हो गए थे, कैसे बट गए थे। तो चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि जब उसने मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञान मिलने वाली थी, सिद्धों का संबंध इस ब्रजयान से था। ध्यान रखेंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह पॉइंट्स है कि सिद्धों का जो संबंध था वह किससे था, तो वह ब्रजयान से था, और उनकी जो संख्या थी वह 84 थी, यानी 84 थी। प्रथम जो सिद्ध है वह सरहप्पा 18वीं शताब्दी सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। ये भी आप पॉइंट्स याद रखेंगे कि जो सिद्ध सरहप्पा जो थे वे सहजयान के प्रवर्तक उन्हें कहा जाता है। सिद्धों ने नरात्म भाव, काया योग्य, सहज शून्य तथा समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। आप ये पॉइंट्स को नोट कर ले, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह भी है पॉइंट्स। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है कि इन्होंने वन आश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की। ध्यान रखेंगे ये संधा जो भाषा शैली है ये किनकी है, तो ये सिद्धों की है। ध्यान रखेंगे संधा भाषा वस्तुतः अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है, इसलिए प्रतीकार्थ खुलने पर ही यह समझ में आती है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने किया है। कबीर आदि निर्गुण संतों की इस भाषा शैली की उल्टी बांसी कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे कबीर आदि निर्गुण संतों की इस भाषा की उल्टी बांसी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे मध्य देश के पूर्वी भाग में सिद्धों के होने का पता चलता है। ये भी आप ध्यान रखें। इनकी भाषा में भी उन्हीं क्षेत्रों के तत्कालीन रूप मिलते हैं। तो यहाँ से हमने शॉर्ट में देखा कि सिद्ध कवि कौन थे और ये किस तरह से थे और ये कौन कौन से शाखा से संबंधित थे और इनकी भाषा क्या थी। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखने की यहाँ से कोशिश किया सिद्ध कवि के बारे में। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं नाथ कवि के बारे में। तो कहता है कि नाथों का समय थोड़ा बड़ा है। ध्यान रखेंगे 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें कई नाम नाथों के भी हैं। ब्रजयान सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप माने जाते हैं। आप ध्यान रखेंगे गोरखनाथ जो थे वे नाथ संप्रदाय से संबंधित थे और इनका जो नाथ संप्रदाय है वह शिव के रूप में माने जाते हैं। अतः इनका शैव होना स्पष्ट है। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। आप ध्यान रखेंगे गोरखनाथ पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया और ब्रह्मचार्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता तथा मद मांस के त्याग का आग्रह किया। ध्यान रखेंगे
ये सभी पॉइंट्स। ब्राह्मणों के कर्म कांड एवं वन आश्रम व्यवस्था पर उन्होंने तीव्र प्रहार किया। ध्यान रखेंगे, सिद्धों ने भी वर्ण आश्रम पर वन आश्रम जो था उस पर भी तीर प्रहार किए, और यहाँ से जो नाथ भी हुए वे भी जो वन आश्रम थे, वन आश्रम करने का मतलब जो जाति से विभाजित थे उन पर भी इन्होंने भी महत्वपूर्ण या कह सकते तीव्र प्रहार किया। चलिए आगे बढ़िए। उनका सिद्धांत था, यानी नाथों का जो सिद्धांत था वह जोई जोई, देखिए यहाँ से लिखा है जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। ईड़ा पिंगला नाद बिंदु की साधना, सठ चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग आदि नाथों की अंतर साधना के मुख्य अंग है। यह पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे, यह पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो कहता संधा भाषा या उलट बांसी की शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया। ध्यान रखेंगे, उलट बांसी का प्रयोग सिद्धों ने भी किया और साथ में नाथों ने भी इसका प्रयोग किया है भाषा के रूप में। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो कहता है कि नाथों का निवास स्थान मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग बताया जाता है। कहाँ बताया जाता है? तो पश्चिमोत्तर भाग बताया जाता है। परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ तथा मच्छंदर नाथ के शिष्य थे। आप ये पॉइंट्स नोट कर लेंगे। गोरखनाथ जो थे वे मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ के ये शिष्य थे। मच्छंदर नाथ जलंधर नाथ के शिष्य थे। आप ध्यान रखेंगे, यह भी कहा जाता है कि इन्हीं जलंधर से जालंधर नामक नगर का क्या हुआ? नामकरण हुआ। ध्यान रखेंगे, इन्हीं के नाम पे, यानी किनके नाम पे? तो मच्छंदर नाथ जलंधर नाथ के शिष्य थे और जलंधर के ही नाम पर जालंधर नगर का नामकरण हुआ। राहुल सांकृत्यायन गोरखनाथ के समय का विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। ध्यान रखेंगे, राहुल सांकृत्यायन जी जो हैं वे गोरखनाथ का जो समय है वह विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है। और वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो इन्होंने इन्हें 10वीं शताब्दी का मानने के पक्ष में। तो आप ये तीनों पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में, रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, और यहाँ से आप लोग इसको कवर कर लेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो जैन मतावलंबी कवि के बारे में आइए देखते हैं। तो कहता है कि जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया। यह प्रायः पारमाणिक रूप में उपलब्ध है। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की हैं, एक जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतर साधना, उपदेश नीति, सदाचार पर बल और कर्म कांड का खंडन है। ये प्रायः दोहों में रचित मुक्तक है। और जो दूसरी है उसमें पौराणिक है, जिनमें जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। जैन पौराणिक काव्य एवं चरित्र काव्य इसी श्रेणी के काव्य हैं। ध्यान रखेंगे, जैन जो पौराणिक काव्य है और चरित्र काव्य इन्हीं श्रेणी के क्या है? काव्य है। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो कहता है कि जैन आचार्य हेमचंद्र यानी 12वीं सदी के यानी शताब्दी के प्राकृत व्याकरण और मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में जैनेतर रचनाएं भी संकलित है। ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को आप। आगे बढ़िए। तो कहता है कि सदाचार उपदेश से, देखिए यहां से सदाचार उपदेश से रहस्य साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती हैं। इनमें से भी सहज पर बल दिया गया है। जोइंद 10वीं शताब्दी, राम सिंह लगभग 12वीं शताब्दी आदि इस कोटि के प्रमुख जैन कवि है। ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, जोइंद के बारे में और राम सिंह के बारे में। पौराणिक काव्यधारा में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं। ध्यान रखेंगे, स्वयंभू जी के बारे में हम डिटेल से आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी धीमे धीमे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, आप लोग चैनल पे बने रहें और पूरा तैयारी अच्छे तरीके से करें। जिन्होंने राम कथा को आधार बनाकर परमचर्यु की रचना की। ध्यान रखेंगे, पहुमचर्यु की जो रचना की, पहुमचर्यु स्वयंभू की है और इन्होंने राम को आधार बनाकर इसकी रचना की है। स्वयंभू 8वीं सदी के कवि हैं। ध्यान रखेंगे, स्वयंभू जो है वे 8वीं सदी के कवि हैं। पहुमचर्यु जायसी के पद्मावत और तुलसी के रामचरित्र की तरह कड़कबद्ध है। ध्यान रखेंगे, कड़कबद्ध है रामचरितमानस और पद्मावत की तरह। अपभ्रंश के अन्य प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत जो 10वीं सदी ने महापुराण की रचना की। ध्यान रखेंगे, महापुराण की रचना किसने की? तो ये पुष्पदंत थे और इन्हें अपभ्रंश के ये प्रसिद्ध कवि भी हैं।
इनके अतिरिक्त जैन अपभ्रंश कवियों में भारी संख्या में चरित काव्य लिखे गए। इनमें पुष्प दंत का नागकुमार चरियु, देखिए यहाँ से नागकुमार चरित्र, जसर चरित्र तथा कनकामर मुनि का कड़कंड चरित आदि प्रसिद्ध है। भविष्य दत्त कथा नामक प्रसिद्ध अपभ्रंश कथा काव्य धनपाल की ऐसी रचना है जिसमें लोक प्रचलित कथा को भी सरल बनाए रखा गया है और जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा दी गई है। आप ध्यान रखेंगे, भविष्य दत्त जो कथा है ये अपभ्रंश कथात्मक कथा काव्य जो धनपाल के द्वारा रचा गया है। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि इस काल का लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन लक्ष्मोधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती है। तो आप ध्यान रखेंगे प्राकृत पैंगलम किनकी है, तो ये लक्ष्मीधर जी की है। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो कहता है संकलित है, आगे बढ़िए। तो कहता है यहाँ से हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी कृष्ण, राधा, दशमुख आदि की चर्चा आती है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस काल के साहित्य में विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेकर प्रचुर मात्रा में रचनाएं हुई थी जो अब उपलब्ध नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। तो कहता है कि बहुत कुछ यही स्थिति श्रृंगार परिलौकिक काव्यों की भी है। सौभाग्यवश राउरवेल 11वीं सदी और संदेश रासक 13वीं सदी नामक दो शुद्ध लौकिक सिंगारिक काव्य प्रमाणिक तौर पर उपलब्ध हैं। ध्यान रखेंगे राउरवेल और संदेश रासक ये दोनों पौराणिक काव्य हैं। ध्यान रखेंगे सिंगारिक काव्य जो परमाणविक है, सिंगारिक काव्य है। संदेश रासक का महत्व इसे भी आका जाना चाहिए कि वह भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है। संदेश रासक 3 प्रक्रमों में विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। ध्यान रखेंगे यह एक संदेश रासक है। यह संदेश काव्य के रूप में प्रचलित है जिसमें 223 छंदों का संदेश काव्य है। राउरवेल का रचयिता रोड़ा नामक कवि है। ध्यान रखेंगे रोड़ा राउरवेल के रचयिता है जिसने किसी राजा के अंतपुर में रहने वाले विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है। ध्यान रखेंगे इसमें विभिन्न प्रदेशों के रानियों का वर्णन है राउरवेल में, जो रोड़ा नामक कवि ने लिखा है। चलिए आगे बढ़िए। तो कहता है कि प्राकृत पैंगलम के छंदों को देखने से पता चलता है कि आश्रयदाता राजाओं को आधार बनाकर काव्य रचने की परंपरा भी इसी काल में विद्वान थी। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर द्वारा रचित किसी राजा संभवतः जयचंद की एवं अनुमानतः सांगरधर द्वारा रचित हमीर की प्रशंसा में लिखे पद मिलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे प्राकृत पैंगलम तो आपने जान नहीं रखा है कि प्राकृत पैंगलम कौन लिखा है, और यहाँ से आपको एक और बताया गया कि सांगरधर द्वारा रचित हमीर यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़िए। कहता है कि हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के जो दोहे संकलित है उनमें से एक तो यह स्पष्ट हो जाती है कि दोहा उस समय का लोकप्रिय छंद था। दूसरे वीरता और श्रृंगार नीति विषयक दोहों में रचित कृतियां भी उपलब्ध थी। इस दोहों की अभिव्यक्ति इतनी निश्चल और सहज है कि इन्हें लोक साहित्य की कोटि में रखा जा सकता है। यहाँ धर्म, वीर, श्रृंगार और नीति परक दोहों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। चलिए आइए कुछ देख लेते हैं धर्म के बारे में। तो धर्म के बारे में यहाँ कहा गया प्राय मुनि ही भतंडी ते मनि अड़ा गणति अखई निरामयी परम पई अजबी लऊ न लहंती। तो ये धर्म के बारे में कहा गया। चलिए आगे यहाँ से वीर के बारे में अगर इसका अर्थ समझिए तो कहता है कि पराय मुनियों की भांति मुनियों को भी भ्रांति हो जाती है कि वे मन का गिनते हैं। अक्षय निरामय परम पद में आज भी लौ नहीं लगा पाते। तो ये सभी पॉइंट्स आप देख लेंगे, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप यहाँ से इसको देख लेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं वीर कथा। तो आइए देखते हैं वीर गाथा काव्य क्या है। तो देखिए यहाँ से कहता है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल के 3य प्रकरण को वीर गाथा काल कहा। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे।
उनके अनुसार इस नामकरण का आधार यह है कि इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक है। शुक्ल जी ने इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे इस प्रकार है। देखिए, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कृतिलता, कृति पताका, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। तो ये सभी रामचंद्र शुक्ल इनके आधार पर इसका नामकरण किए हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो कहता है कि इसमें विद्यापति की रचनाएं 14वीं 15वीं शताब्दी अर्थात कृतिलता और कृति पताका पदावली और नरपति। आप याद रखेंगे कि ये विद्यापति की रचना है, कृतिलता, कृति पताका और पदावली, और नरपति नाल द्वारा रचित बिसलदेव रासो, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं, परमाणविक रूप से उपलब्ध है। कृति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। बिसलदेव रासो का पाठ डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित प्रकाशित है। कुछ लोग इसे 13वीं सदी की रचना मानते हैं तो कुछ लोग 16वीं सदी की रचना मानते हैं। जगनिक कृत परमाल रासो आल्हा के रूप में पहचाना जा सकता है। आप ध्यान रखेंगे, परमाल रासो आल्हा के रूप में पहचाना जा सकता है। आल्हा लोकगान है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आल्हा क्या है? तो आल्हा एक लोकगान है, अतः यह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। जगनिक संभवतः परमाल और पृथ्वीराज के समकालीन थे। ध्यान रखेंगे, जगनिक इनके समकालीन थे तो ये परमाल और पृथ्वीराज के समकालीन थे। विजयपाल रासो के रचयिता का नाम नल सिंह है। ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट्स को नोट कर ले कि विजयपाल रासो के जो रचयिता है उनका नाम नल सिंह है। इसमें जो लड़ाई विजयपाल के पंग राजा से की थी उसका वर्णन है। मिस्र बंधुओं ने इसका रचना काल 14वीं सदी की माना है। भाषा शैली पर विचार करने से यह रचना प्रवृत्ति लगती है। हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक, जस चंद्रिका उपलब्ध नहीं है। हमीर विषय एक पद प्राकृत पेंगलम में मिलता है जिनके बारे में पंडित रामचंद्र शुक्ल का विश्वास है कि वह हमीर रासो का ही है। खुमान रासो के रचयिता, ध्यान रखेंगे आप यहाँ से, खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें 9वीं शताब्दी के खुमान युद्ध का वर्णन है, लेकिन मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का भी वर्णन है। इसमें प्रकट होता है कि यह रचना 17वीं सदी के आसपास है। पृथ्वीराज रासो आदि काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य, आपको यह नोट करने हैं। इस काव्य का रचना काल और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई, ध्यान रखेंगे, इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग बताए जाते हैं। प्राच्य विद्या के यूरोपीय पंडितों ने इस ग्रंथ को मध्यकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालने की आशा बांध रखी थी। इसलिए डॉक्टर बुल्लर को जब यह पता चला कि रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं है तो उन्होंने तत्काल इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की। इसकी प्रामाणिकता का संदेह करने वाले विद्वानों में गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल आदि भी हैं। बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसे परमाणविक मानने वालों में हैं। ध्यान रखेंगे, महामहो उपाध्याय गौरीशंकर ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासो 1600 विक्रम संवत के आसपास लिखा गया। ध्यान रखेंगे, जो पृथ्वीराज रासो है वह 1600 विक्रम संवत 1600 के आसपास लिखा गया है। इसकी ऐतिहासिकता की खोज अब बंद कर दी गई है। इधर हाल में मुनि जिन विजय में पुरातन प्रबंध संग्रह के एक अंश जयचंद्र प्रबंध के 4 छपियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जो वर्तमान रासों में भी मिलते हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन काल संभवतः 15वीं सदी है। इससे यह तो अब प्रकट हो गया कि 15वीं सदी के पूर्व चंद्र नामक कवि ने पृथ्वीराज लिखा था, जिसके कुछ अंश वर्तमान रासों में है, किंतु रासों का मूल रूप क्या होगा यह समस्या अभी भी बनी हुई है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुमान किया कि चंद्र ने रासों की रचना सुकी संवाद के रूप में की थी। मध्यकालीन प्रबंध काव्य की यह बहुप्रयुक्त रूढ़ी है। रासों के जो अंश सुकी संवाद के रूप में मिलते हैं वे ही मूल रूप हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासों के 4 पाठों बृहत्तम, बृहत, लघु तथा लघुत्तम में 8 लघुत्तम में से लघुत्तम पाठ को
लघुत्तम पाठ को रासों का मूल रूप बताया। आप ध्यान रखेंगे रासों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिनमें बृहत्तम, बृहत, लघु तथा लघुत्तम है, और लघुत्तम पाठ को रासों का मूल रूप बताया गया है। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट्स को। रासों में मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथानिक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित्र काव्य, आख्यानिक आदि भी लक्षण मिलते हैं। रासों में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। ध्यान रखेंगे जो पृथ्वीराज रासो है उसमें उनके विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। वीर और श्रृंगार रासों के प्रमुख रस हैं। ध्यान रखेंगे रस इसमें कौन कौन से हैं, तो वीर और श्रृंगार। ध्यान रखेंगे यद्यपि इस अंगिरस वीर ही माना जाता है। ध्यान रखेंगे अंगिरस जो है वह वीर को ही माना जाता है। रासों में नायिका का नक सिख वर्णन, सेना के परायण, युद्ध, षड रीतियों आदि का सुंदर वर्णन है। चंद्रबरदाई अनेक मन स्थितियों का संश्लिष्ट चित्र खींचने में सिद्ध है। यद्यपि वे विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल हैं, किंतु छप्पय उनका अपना छंद है। रासों के एक खंड कैमास बध का छप्पय इस प्रकार, देखिए यहाँ से आपको एक छप्पय बताया गया। देखिए कहता एक वान पुहवी नरेश कयामसह मुकऊ उर उपरी पर हरिउ वीर कपस चुकऊ बीन बान संधानी न हनऊ सोमेरु नंदन गड़ऊ करी निगहऊ पर सनयु सोदऊ संभरी धनी थर छंडही न जाई अभाग रऊ गारऊ गहू जुगुन सरऊ इयम जंपऊ चंद बिरधियु सुकह निमटिड ई पलहऊ। तो ये यहाँ से आपको एक छंद दिखने को मिला। चलिए अगले पॉइंट्स पे बढ़िए। तो अगला बीसल देव रासो है, तो आइए देखते हैं। बीसल देव रासो के रचयिता का नाम नरपति नाल है। आप ध्यान रखेंगे पाठ के अनुसार ग्रंथ की रचना संवत 1212 अर्थात 1115 में हुई थी, किंतु श्री मोतीलाल मिनारिया के अनुसार इसकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई होगी। बीसल देव रासो में शाकंभरी नरेश बीसल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती के वियोग और पूर्ण मिलन का वर्णन है। यह प्रधानतः श्रृंगार काव्य है। ध्यान रखेंगे आप बीसल देव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। आप ध्यान रखेंगे कई बार पूछा जा चुका है कि 12 मासा का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो आप ध्यान रखेंगे यह बीसल देव रासो में मिलता है। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से हम लोग अब देखने वाले हैं वीर गाथा काल के अन्य कवि। तो यहाँ से सबसे पहले विद्यापति जी की बात कर ले तो कहता है इनकी, देखिए यहाँ से कहा गया है कि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनमें कृति लता, कृति पताका और पदावली। कृति लता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य। ध्यान रखेंगे ये ऐतिहासिक महत्व है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। ध्यान रखेंगे मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार बनाकर जो काव्य लिखे गए हैं वे ऐतिहासिकता में रहित होकर कथानक रूढ़ियों, किंवदंतियों, अनुश्रुतियों आदि के विषय बन गए हैं। इसी प्रकार घटनाओं को भी तोड़ा ममोड़ा गया है। कृति लता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अपवाद है। उसकी ऐतिहासिकता बहुत कुछ सुरक्षित है। इसमें विद्यापति ने कृति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया है। कृति लता को कवि ने औहट भाषा में रचा। औहट देसी भाषा यानी मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश है। इसके गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। तो यहाँ से हम लोगों ने विद्यापति जी के बारे में देखा। तो विद्यापति जी के 3 रचनाएं यहाँ पे प्रसिद्ध है, जिसमें कृति लता, कृति पताका और पदावली। कृति लता की बात करें तो यह एक ऐतिहासिक महत्व काव्य है जिसे विद्यापति ने कहानी भी कहा है। और इसी में कृति सिंह जो है वह कृति सिंह के द्वारा विद्यापति ने अपने पिता का जो बदला लिया था उसका भी वर्णन इन्होंने किया है। और यह जो लिखा गया वह औहट यानी देसी भाषा में लिखा गया है जो मैथिली युक्त है। ध्यान रखेंगे। और इस जो रचना है इस रचना में क्या किया गया है, खुलकर तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखेंगे। अब आइए देख लेते हैं पदावली के बारे में।
तो कहता है कि विद्यापति के यश का यह आधार है पदावली। पदावली ऐसी रचना है जो काव्य उत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण अपना अलौकिक तत्व छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के सम्मान प्रेम भावना में विहल होते हैं। लोक में जिस प्रकार किशोरी धुनविनार प्रिय मिलन और लोकलाज के कारण तीव्र अंतद्वंद झेलती है, उसी प्रकार राधा को चित्रित किया गया है। कवि का मन वह संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा है, इसलिए इस बात को लेकर काफी विवाद है। पदावली भक्ति परक रचना है या श्रृंगार परक। वस्तुतः जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति और पदावली और सूरदास का सूरसागर एक ही कोटि की रचनाएं जिसमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। और पदावली के एक कुछ पद्य पंक्तियां इस प्रकार है, आइए देख लेते हैं। तो कहता है, सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप बचन एक भासिए, मुख से दूरी करो सिरे। तोहर बदन सम चौंद होथी, नाही कै यो जतन बिह केला, कै बेरी कटी बनावल नौ के तयो तुलित नहीं भेला। भनई विद्यापति सुरवर जोवित ई सम लक्ष्मी सामने, राजा शिव सिंह रूप नारायण लाखिमा देय प्रतिभाने। तो यहाँ से आपने देखा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अमीर खुसरो जी के बारे में। तो आइए देखते हैं। कहता कि अमीर खुसरो इस युग के अत्यंत महत्वपूर्ण एक बहुमुखी प्रतिभा से धनी व्यक्ति हैं। उनके काव्य उत्कर्ष का प्रमाण उनकी फारसी रचनाएं। वे संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशाकार, बहुभाषाविद, सूफी, औलिया, कवि, बहुत कुछ थे। आप ध्यान रखेंगे, इसको सिर्फ पढ़ लेंगे एक दो बार तो क्लियर हो जाएगा। वीडियो को 2-3 बार आप देखिए, अवश्य देखिए, तो आपको पूरा यह क्लियर हो जाएगा। कहता है कि उनकी हिंदी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय रही। उनकी पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने आदि तक लोगों की जबान पर है। उनके नाम से निम्नलिखित दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि दोहा खुसरो ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के देहांत पर कहा, गोरी सोवे शेष पर मुख पर डारी केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। यह बहुत बार पूछा जा चुका है प्यारे दोस्तों, तो आप इसको रट लें। और यह जो लिखा गया है यह अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया। कब? जब इनका देहांत, खुसरो ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जब देहांत हो जाती है तो यह उन्होंने ऐसा कहे दोहा के रूप में। चलिए आगे बढ़िए। तो कहता है कि किंतु उनकी हिंदी रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व अधिक है। उनकी भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। उनका व्यक्तित्व और उनकी हिंदी इस बात को प्रमाणित करती है कि हिंदी काव्य परंपरा से भी मध्य देश की मिली जुली संस्कृति का चित्रण रहा है। उन्होंने ऐसी पंक्तियां रची जिसमें फारसी और हिंदी को एक ही ध्वनि प्रवाह में गुंफित कर दिया गया है। यह कला संस्कृत साधक को ही सिद्ध हो सकती है। तो आइए देखते हैं। कहता है, जे हाल मिस्की मकून तगा फूल दुराय नैन बनाए बतियो, की तावे हिजरा न दारम ए जा, न लेहू काहे लगाम छतियाओ। सवाने हिजरा दराज चू जुल्फ व रोजे वसलत चू उम्र कोतह, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो मैं कटु अधेरी रतिया। तो ये सभी इनकी कुछ पंक्ति है, तो आप इसको देख लेंगे। कहता है आदि काल की समान विशेषताएं अब हम लोग देखने वाले हैं, क्या इनकी विशेषता रही। तो कहता है यो तो इतिहास का प्रत्येक युग परस्पर विरोधी एक अप्रधान प्रवृत्तियों का युग होता है, किंतु आदिकाल के विषय में यह बात विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य है। वह राजनीतिक दृष्टि से छोटे छोटे सामंतों का विभक्त प्रदेश का साहित्य है। केंद्रीय सत्ता का अभाव, उनके पूर्व में पाल, पश्चिम में प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रबल है। केवल गढ़वाल वंशीय गोविंद चंद्र देव इस काल में मध्य देश के प्रतापी राजा हुए या नरेश हुए, किंतु उनके पूर्वजों और वंशजों का वैसा प्रताप नहीं था। धार्मिक दृष्टि से यह अनेक ज्ञात अज्ञात सांप्रदायिक रचनाओं का काल है। बौद्ध धर्म का पूर्व प्रभाव नहीं रहा।
बौद्ध धर्म से विकसित महायान वज्रयान या नाथ सिद्धों की साधना सामान्य जनता में स्वीकृत हो गई। यह संभव नहीं था। जैन मत का प्रभाव मध्य देश की अपेक्षा पश्चिम में थी। भाषा की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल है। 10वीं शताब्दी के आसपास से अपभ्रंश का प्रभाव क्षीण होता जा रहा है और हिंदी भाषा की प्रवृत्तियों उसका स्थान लेती जा रही है। ध्यान रखेंगे, लेती जा रही है। हिंदी साहित्य के आदि काल में जो साहित्य मिलता है वह अधिकांशतः अपभ्रंश हिंदी का साहित्य है, शुद्ध अपभ्रंश या शुद्ध हिंदी का नहीं। आदिकाल समाप्त होते होते दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी जैसा शासक दिखलाई पड़ता है, जो मध्य देश की लगभग या याद समूचे कह सकते हैं समूचे देश में अपना शासन व्यवस्था स्थापित शासन व्यवस्था प्रकरण जैसे कृतियों में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रूप स्थापित दिखलाई पड़ता है। उधर धार्मिक क्षेत्र में महान भक्ति आंदोलन छोटी छोटी रचनाओं का सार संग्रह करके धर्म को लोग व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हैं। तो आज हम लोगों का यही समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें और आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।